हाय देयर, वेलकम बैक टू बाबापीडिया वॉइस। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द फीट्स ऑफ ग्रेनिंजा अपडेटेड पार्ट 2। तो ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो वो वाली भी जाके देख लेना। और साथ ही साथ इसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक नहीं, दो और टॉपिक लिए हैं। तो दूसरा टॉपिक है बॉन्ड फिनोमिनन एक्सप्लेन, और लास्टली सिर्फ ग्रेनिंजा ही क्यों बॉन्ड इवॉल्व हुआ, पिकाचू तक नहीं हुआ लेकिन सिर्फ ग्रेनिंजा क्यों। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में तुम्हें इस सब के आंसर मिल जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे ग्रेनिंजा के बारे में ये वीडियो मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का सबसे पहला वाला सबसे बड़ी लड़ाई ख़त्म करनी है जो कि पोकेमॉन फ्रेंचाइज में चल रही है। तो वो लड़ाई है कि ग्रेनिंजा और चार्जर में स्ट्रॉन्गर कौन है। तो पोकेमॉन XY के एपिसोड 16 के जैपनीज डब के मिडल सीक्वेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर पिकाचू ऐश की अल्टीमेट टीम बना रहा था। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले पिकाचू ने ग्रेनिंजा को पिक करके वाइट फ्रेम में डाला और सबसे बड़े फ्रेम में लगा दिया। उसके बाद चार्जर और इन्फर्नेप के ये फ्लिप्स हुए कार्ड, और इनमें इन दोनों की शेड बराबर रखी गई। मीन्स इन्फर्नेप और चार्जर को बराबर स्ट्रॉन्ग बताया गया और ग्रेनिंजा को सबसे लाइट वाइट में रखा गया क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया। उसके बाद और कार्ड फ्लिप हुए और सेप्टाइल और क्रोकोडाइल को डार्क शेड में रखा गया क्योंकि दोनों ने 600 स्टैट वाले पोकेमॉन डार्कराय और एकदम रैम्पेज में गए हुए ड्रैगनाइट को एक अटैक में नॉकआउट किया है। तो सेप्टाइल और क्रोकोडाइल को भी सेम रैंकिंग दी गई। तो इस ऑफिशियल प्रूफ के साथ ये लड़ाई मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ग्रेनिंजा को स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया, उसके बाद इन्फर्नेप और चार्जर को बराबरी की रैंकिंग दी गई, उसके बाद सेप्टाइल और क्रोकोडाइल को बराबरी की रैंकिंग दी गई। तो पोकेमॉन कम्युनिटी में अब किसी भी लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो अब सबको ऑफिशियल आंसर मिल गया हो तो आज के बाद कभी भी कोई ये टॉपिक कभी अपलोड नहीं करेगा कि ग्रेनिंजा वर्सेस इनमें से कोई भी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड फिनोमिना है तो वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। और ये एपिसोड के बीच का सीक्वेंस है तो ये तो पूरी तरह पोकेमॉन कंपनी ने ही डाला है। और इसी के साथ अगर आज के बाद तुम में से किसी को भी पूरे यूट्यूब पे एक भी वीडियो नई अपलोड हुई भी दिखे ना कि ग्रेनिंजा के खिलाफ कोई पोकेमॉन लड़ रहा है ऐश का, तो मेरे को उस वीडियो का लिंक देना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई को मैंने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले बॉन्ड फिनोमिना के बारे में जानते हैं। तो बॉन्ड फिनोमिना बाबापीडिया के हिसाब से एक फिनोमिना है जो कि पोकेमॉन को उसके ट्रेनर के साथ बिल्कुल जोड़ देता है। और ये चीज़ तभी अचीव की जा सकती है बॉन्ड फिनोमिना जब ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच का ट्रस्ट मैक्सिमम हो और बॉन्ड भी। तो बिल्कुल सही समझे, ट्रस्ट और बॉन्ड इन सब को अगर हम पोकेमॉन गेम्स के हिसाब से देखें तो इसे इवेशन में काउंट किया जाता है। और जो ऐश का पिकाचू, चार्जर, सेप्टाइल इन सब के साथ है उसे फ्रेंडशिप में काउंट किया जाता है। तो बॉन्ड और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डिफरेंट बताई गई अगर हम पोकेमॉन गेम्स के हिसाब से देखें तो इस एब्रा का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया अब तक पोकेमॉन गेम्स में, इसलिए इसका फ्रेंडशिप लेवल काफ़ी लो है और बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ भी बता देता हूँ। तो जो ये फ्रेंडशिप लेवल है ये अगर तुम्हारे पोकेमॉन का ऑलमोस्ट 200 तक पहुंच जाता है तो तुम्हारा पोकेमॉन अल्टीमेट मूव्स को लर्न कर सकता है, और ये मैक्सिममली भी स्टार्टर पोकेमॉन्स के साथ होता है। तो ऐश का पिकाचू ये है मेन पॉइंट कि उसकी फ्रेंडशिप लेवल ऐश के साथ काफ़ी अच्छी हो गई है और इसीलिए वो वॉल टैकल जो कि पिकाचू उसका अल्टीमेट मूव माना जाता है वो सीख पाया। और ऐसा ही अगर ऐश का चार्जर स्टार्टर पोकेमॉन होता तो वो भी ब्लास्ट बर्न अटैक को सीख पाता। तो फ्रेंडशिप हर पोकेमॉन के साथ उसके ट्रेनर की होती है, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन इवेशन बॉन्ड एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। बॉन्ड का मतलब होता है कनेक्शन, सिंक, ये सारी चीज़ें। और बॉन्ड उसी पोकेमॉन के साथ एवरेजली बनाया जा सकता है जो कि बिल्कुल उसके ट्रेनर की तरह सोचता हो। और ऐसा पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ ग्रेनिंजा था पूरे एनीमे में, क्योंकि फ्रोकी एक अनजान पिकाचू को बचाने के लिए खुद आ गया रास्ते में। तो देख सकते हो कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं, दूसरों की ज़्यादा परवाह है। और ऐश के बिना किसी ऑर्डर के इसने सीधा पिकाचू को बचाया। तो इसे हमेशा से दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए ही स्ट्रॉन्ग बनना था। तो ऐश के साथ सिंक बनाने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी थी इसकी, क्योंकि ऐश भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तो फ्रोकी का ड्रीम हमेशा से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनना था, बिल्कुल ऐश की तरह। लेकिन अगर हम ऐश से पूछें कि तुम दुनिया को बचाओगे या स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे, तो ऑब्वियसली ऐश भी दुनिया को बचाने को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता। तो इसने भी अपने ड्रीम को टालकर अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दिया और आखिर में चला गया कालोस की प्रोटेक्शन के लिए। और इस लास्ट सीन में ऐश ने भी इससे कहा था कि तुम्हारा ये पावर अप करना कोइंसिडेंस नहीं था, तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ही चुना गया था। और ऐश ने यह भी कहा था कि तुमने हमेशा दूसरों को बचाने के लिए अपनी पावर अप करी। और अब सवाल बहुत सारी जिंदगियों पे है।
तो तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ऐश को सबसे ज़्यादा बुरा अपने ग्रेनिंजा को रिलीज़ करते हुए ही लगा है। ये बात एकदम ट्रू है, लेकिन ऐश ने जिम्मेदारी की वजह से सिर्फ ग्रेनिंजा के टाइम पे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और इन दोनों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ऐश को पहले से ही पता था कि ग्रेनिंजा इसे छोड़ के जाएगा। ऑलमोस्ट रिलीजिंग एपिसोड से 20 एपिसोड पहले ही पता था ऐश को कि इसे रिलीज़ करेगा ये। ऐश को इस चीज़ का ड्रीम तक आ गया था। तो ये जो इवेशन या फिर ये बॉन्ड है, ये गेम्स में इस काम आता है कि अगर तुम्हारा पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है या फिर सो जाता है या फिर तुम्हारा पोकेमॉन माइंड कंट्रोल हो जाता है, तो उन सब से ये बाहर निकालने के लिए काम आता है। ये तुम्हारे पोकेमॉन को जल्द से जल्द फ्री करता है उससे। तो तुमने देखा ही होगा, डस्क्लोप्स के कंफ्यूजन रे अटैक में चाइज़ार्ड फंस गया था, और उसके बाद ऐश के हजारों बार आवाज़ लगाने पे भी ये बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि इसका बॉन्ड ऐश के साथ कम है, फ्रेंडशिप ज़्यादा है। इसीलिए अगर यहाँ पर बल्बासोर की बात कर लो, तो बल्बासोर का ऐश के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो कंफ्यूजन रे अटैक से बाहर आ पाया डस्क्लोप्स के। तो यूनोवा सीरीज देखी होगी अगर आप लोगों ने, तो आपको पता होगा कि साइरस की ईएम वेव से इवन पिकाचू तक माइंड कंट्रोल में चला गया था, लेकिन एक मशीन जो ज़ाइगार्ड को काबू कर चुकी है, वो ग्रेनिंजा को काबू नहीं कर पाई। तो इसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड ऐश का अपने ग्रेनिंजा के साथ इवन पिकाचू से भी ज़्यादा है। फ्रेंडशिप ऐश की सबसे ज़्यादा अपने पिकाचू के साथ है, लेकिन बॉन्ड ग्रेनिंजा के साथ सबसे ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड फिनोमिना जरूर है, लेकिन इसे असलियत में सिंक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। तुम लोग जो इसे बॉन्ड एवोल्यूशन कहते हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच में सिंक होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऐश और ग्रेनिंजा के बीच में था, और इसलिए वो सिंक्रो इवोल्यूशन में मास्टरी कर पाया। तो ऐश और ग्रेनिंजा का दूसरों को प्रोटेक्ट करो, अपने ड्रीम को छोड़ दो दुनिया को बचाने के लिए, और इवन नेवर गिव अप, सब कुछ बिल्कुल सेम था। दोनों को स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना था। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में एक परफेक्ट बॉन्ड से अच्छा कुछ नहीं होता। अगर पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में बॉन्ड अच्छा है, तो वो पोकेमॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उस पोकेमॉन को हराने का दम किसी में नहीं होगा फिर। तो अब मैंने तुम्हें बॉन्ड फिनोमिना के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है, और ये भी मैंने बता ही दिया है कि सिर्फ ग्रेनिंजा ही क्यों बॉन्ड इवॉल्व हुआ। तो अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी, ऐश ग्रेनिंजा के फीट्स वाली, तो उसमें आखिर में निकला था कि ऐश के ग्रेनिंजा की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एक अबोमा स्नो को उठा के ऊपर की दीवार पे मार देने जितनी थी। अगर हम देखें तो 8 जिम बैटल के हिसाब से ऑलमोस्टली भी 200 kgs। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बॉन्ड फिनोमिना क्या क्या करता है पोकेमॉन में चेंजेस। तो सबसे पहले आती है ग्रेनिंजा की 50% बॉन्ड फिनोमिना फॉर्म। तो यही फॉर्म ऑब्वियसली एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन जितनी स्ट्रॉन्ग है, इससे अपनी 100% फॉर्म को अनलीश करने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रेनिंजा की 50% ट्रांसफॉर्मेशन को हराया जा सकता है, लेकिन अगर ये अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए, उसके बाद इसको हराने का किसी में भी दम नहीं है। इवन लेजेंडरीज में कोई लगता है इसे हरा पाएंगे। और अगर सच बताऊं तो ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड फिनोमिना एक्टिवेट होने के बाद एक बार भी ओरिजिनली हारा नहीं है। वो जितने मुकाबले बॉन्ड फिनोमिना एक्टिवेट होने के बाद हारा है, वो सब पास आउट होने की वजह से हारा है, क्योंकि ऐश के साथ उसका बॉन्ड खराब हो गया था। अगर उसका बॉन्ड एकदम ठीक रहता तो वो किसी को भी हरा सकता है, ऑलमोस्ट किसी को भी। तो ऐश का ग्रेनिंजा जितनी बार भी मेगा चाइज़ार्ड एक्स से हारा है, तीनों बार वो पास्ड आउट हुआ है, एक बार भी वो ओरिजिनली नहीं हारा। क्योंकि बॉन्ड फिनोमिना के मैं अब तुम्हें बहुत सारी पावर्स बता रहा हूँ कि क्या क्या करता है ये। तो सबसे पहली बात, ये पोकेमॉन और ट्रेनर को जोड़ देता है, जिससे कि जो पोकेमॉन देखता है वही ट्रेनर को भी दिखाई देता है, और साथ ही साथ जहाँ पर पोकेमॉन को दर्द होगा वहाँ पर ट्रेनर को भी होगा। और ऐश इतना कमज़ोर है कि वो बिल्कुल भी ब्लास्ट बर्न को नहीं सह पाया, इसीलिए ग्रेनिंजा पास आउट हुआ। अगर ऐश अपने आप को बॉडी बिल्डर बना ले तो मे बी ग्रेनिंजा पिछली बार से और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। तो नॉर्मली ऐश की ग्रेनिंजा की स्ट्रेंथ मैं बता चुका हूँ 200 किलो थी, लेकिन अब मैं बताता हूँ उसके पैरों की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है। बल्बोपीडिया के हिसाब से बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रेनिंजा के पैरों की स्ट्रेंथ इमेंस लेवल पे पहुंच जाती है। तो अब देखते हैं कि इसके पैरों की स्ट्रेंथ है कितनी। तो नॉर्मल फॉर्म में ही ऐश के ग्रेनिंजा के पैरों की स्ट्रेंथ 50% फॉर्म के ज़ाइगार्ड से ज़्यादा है, क्योंकि वो एलान के चाइज़ार्ड को पुश बैक नहीं कर पाया था बिना अटैक के, और ऐश के ग्रेनिंजा ने काफ़ी इजीली 1 किक में कर दिया। और अब ऐश ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्मेशन की बारी। तो ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म में जब सबसे पहली बार बदला था ये, तो बल्बोपीडिया के हिसाब से ये जमीन से 100 फीट ऊपर तक की जंप लगा चुके थे। तुम देख सकते हो जंगल भी इससे कितना नीचे है। तो ग्रेनिंजा का वजन 40 किलो है, और 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे 1 टन से ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी। और तुम इस सीन में देख सकते हो इसके पास कदम रखने से ही जमीन टूट गई, और साथ ही साथ उसके बाद एक एरियलेज में सेप्टाइल को इतनी तेज मारा कि दीवार टूट गई। तो ऐश का कोई भी पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हुआ था कि वो किसी भी पोकेमॉन को जस्ट एक किक में हरा सके। इवन ऐश का चाइज़ार्ड 4 रीजन्स की ट्रेनिंग के बावजूद ड्रैगनाइट को एक ड्रैगन टेल में चित नहीं कर पाया, और आइरस के ड्रैगनाइट को बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि सोयर के सेप्टाइल को 6 जिम्स के बैटल जीतने का एक्सपीरियंस था। और अगर हम ऑफिशियली भी देखें तो एक चैंपियन के पोकेमॉन को बराबरी की टक्कर देना एक बहुत बड़ा फीट है, और यही बात इवन हर कोई मानता है। क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ तो जो अपना ओरिजिनल म्यूटू है
वो तक एक चैंपियन लेवल का पोकेमोन नहीं है, क्योंकि म्यूटू बहुत सारे शैडो बॉल अटैक करने के बावजूद लुकारियो और सिंड्रेस को फेंट नहीं कर पाया। और अगर हम देखें तो सिंथिया एक चैंपियन लेवल की ट्रेनर थी और उसने पोल के टोटेरा और इवन उसकी पूरी टीम को 1-1 अटैक में नॉकआउट कर दिया। तो अगर कभी सिंथिया म्यूटू के सामने आई तो म्यूटू का ये हाल होगा। और अगर तुम लोगों ने मेरी फीट्स ऑफ पिकाचू या फिर टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स या फिर हैश ग्रेंजा के पिछले फीट्स वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा मेगा गार्डेवोर की वजह से डियांता सिंथिया से ज़्यादा पावरफुल है अभी तक एनीमे में देखा जाए तो। और ग्रेनिंजा ने बिना अपनी फॉर्म पे मास्टरी करे डियांता के साथ काफ़ी अच्छी फाइट कर ली। मैं जानता हूँ डियांता भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं करी थी ऐश के खिलाफ, लेकिन तब भी अगर 50% फॉर्म में डियांता की आधी पावर को भी ग्रेनिंजा ने ओवर पावर कर दिया तो ग्रेनिंजा ने जब मास्टरी कर ली उस फॉर्म पे तो वो ऑब्वियसली एक मेगा इवोल्व चैंपियन को हराने जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर ऐश का ग्रेनिंजा एक चैंपियन लेवल का पोकेमोन है तो मैं ऑब्वियसली पूरा श्योर हूँ कि वो म्यूटू के साथ बराबरी की फाइट कर सकता है। और वैसे ऐश का ग्रेनिंजा डार्क टाइप है तो साइकिक अटैक काम नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो वो म्यूटू को हरा भी सकता है चाहे तो देख सकते हो तुम कि ज़ाइगार्ड ने अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दी। वो इवन एलान को मारना चाह रहा था इन सब के साथ, लेकिन तब भी वो मेगा चाइज़ार्ड एक्स को पुश बैक नहीं कर पाया एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज़ किए बिना। और तुम देख सकते हो एक्सट्रीम स्पीड कितना पावरफुल है, ऑलमोस्ट 1000 बुलडोजर्स जितना पावरफुल। तो ऐश का स्नोरलैक्स ऐश का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पोकेमोन है ना। तो उसके बाद ऐश ग्रेनिंजा को रख दो, उसके बाद चाइज़ार्ड। और अगर ऐश ग्रेनिंजा ना बने तो नॉर्मल ग्रेनिंजा तो ज़्यादा वजन नहीं उठा पाता। तो ऐश का ग्रेनिंजा की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है ऐश ग्रेनिंजा बनने के बाद, लेकिन इसके वाटर शरीकिन की पावर ऑलमोस्ट 50 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने इतने पावरफुल वाटर शरीकिन नहीं देखे नॉर्मल ग्रेनिंजा से कभी भी। और इसकी और एक्स्ट्रा पावर्स है, जैसे कि जो ये देखेगा वही ट्रेनर भी देखेगा, इसका दर्द ट्रेनर को ही महसूस होगा। और इवन ये चीज़ों के आर पार इनविजिबल चीज़ों को साथ ही साथ एनर्जीज को महसूस कर सकता है। और ऐश ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर नॉर्मल ग्रेनिंजा फॉर्म में उसने कोई भी स्टेटस प्रॉब्लम या फिर वो पैरालाइज हो गया होगा तो वो चीज़ भी ऐश ग्रेनिंजा बनते ही ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है ऐश ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ऐश के ग्रेनिंजा के अलावा ऐश का कोई भी पोकेमोन नहीं है जो चैंपियन पोकेमोन के सामने टिक भी जाए, क्योंकि ऐश का जो ड्रैगनाइट है उसने आयरस के हैक्सुरस को इसलिए हराया क्योंकि उसी के अटैक को उसी के ऊपर मारा उसने, अपने अटैक से वो उसे कभी नहीं हरा पाता। और आयरस अपनी फुल पोटेंशियल तक यूज़ नहीं करी थी। तुम्हें वो एपिसोड देखना चाहिए, मैंने रिव्यू भी बना रखा है उसका। तो कालोस रीजन का ऐश चैंपियन लेवल तक पहुंच चुका था, और अगर हम प्रेजेंट में जर्नी का देखें तो वो एलीट 4 लेवल पर भी नहीं है। और अगर हम अलोला का देखें तो वो भी सिर्फ हाई एलीट 4 लेवल का था। तो ऐश एक मैस्कोट लेजेंडरी पोकेमोन जितने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को रिलीज कर ही नहीं सकता। ऐश के पास अभी प्रेजेंट में भी उसका पोकेबॉल है। तो और मैं 100% चांस के साथ कंफर्म हूँ कि ऐश का ग्रेनिंजा पक्का वापस आएगा और बहुत ही पावरफुल एंट्री लेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऐश बन ही नहीं सकता लियोन को हराने जितना बिना ग्रेनिंजा के। तो डिक्लेरेशन टाइम मैं पहले ही कर देता हूँ। तो डिक्लेरेशन टाइम के हिसाब से जाइगेंटामैक्स पिकाचू के अलावा ऐश का कोई भी पोकेमोन ग्रेनिंजा को नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। तो अगली वीडियो में जो लाने वाला हूँ वो हाफ टॉपिक होगी, यानी कि एलान के चाइज़ार्ड के फीट्स तो होंगे, साथ ही साथ ऐश के ग्रेनिंजा के फीट्स भी होंगे। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उससे तुम कह सकते हो ऐश के ग्रेनिंजा के फीट्स पार्ट 3। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना जरूरी है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।